हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर फोर्थ एपिसोड लेकर के आ गए। और इससे पहले वाला लेक्चर आप देख चुके होंगे, ये मतलब कि लेक्चर नंबर 3 आप देख चुके होंगे, और ये एपिसोड नंबर 4 है। गाइस, ये जो लेक्चर है, रुकिए 2 मिनट रुक जाइए। ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम आपको डायमेंशनल एनालिसिस को इस तरीके से समझाएंगे आज कि आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस को या फिर यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर का जो ये टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस, इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता था। ये जो मेरा टी शर्ट में फॉर्मूला लिखा हुआ है E=mc², इसका भी आज हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। और एकदम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, कैन टू क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। ये 2 टॉपिक्स के अंदर आपको हम एग्जांपल दिखाते हैं हम क्या क्या लेके आए। देखिए, ये आप इधर देख सकते हैं कि हम आपको एक देखिए एकदम जोरदार एग्जांपल्स। देखिए यहाँ पर क्या क्या रखा हुआ है। इस जगह पे बोतल रखा हुआ है, कूट रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, बर्तन रखा हुआ है, उसके तेल रखा हुआ है। ये सब के हेल्प से आपको आज हम एग्जांपल समझाने वाला, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन सब के हेल्प से आज आपको समझाने वाला पाइप रखा हुआ है। इन सब के हेल्प से डायमेंशनल एनालिसिस को समझा जा सकता है। उस बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। और इसके आने वाले लेक्चर्स को भी आप देख सकते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियोस होगा, है ना। हम जहाँ पर एक जगह ट्यूशन में पढ़ाते हैं, है ना, तो उस वहाँ मतलब जो ट्यूशन का जो रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, इसके बाद वही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आएगा, आप उसको देखिएगा। और इसी तरीके से एग्जाम्पल्स से आपको फिजिक्स को सिखाएंगे, फिजिक्स से प्यार करवा देंगे एग्जाम्पल्स के हेल्प से, ठीक है। और ऐसे आज का लेक्चर देख के आपको इसे लगेगा ही नहीं कि अच्छा, डायमेंशनल एनालिसिस को ऐसे भी समझा जा सकता था, एकदम मजेदार टाइप से। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्या 2 डायमेंशनल फॉर्मूला समझ रहे हैं ना। जैसे हम लोग ये जो लिखते हैं, जैसे देखिए जैसे फोर्स का आपको इतना तक आता होगा, अगर आप पिछले वाला वीडियो देखे हैं, ये तो एपिसोड है पिछले वाला वीडियो अगर आप देखे हैं तो आप फोर्स का डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े होंगे, ml² T-2, ये पढ़े होंगे आप। इसी को हम बोल रहे हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, या फिर डायमेंशनल एनालिसिस, या फिर डायमेंशनल इक्वेशन। ये सारा बात किसके बारे है, ये जो लिख रहे हैं हम लोग ml² T-2। और आपको पता होगा कि अगर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन का, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये जो फोर्स है इसका फॉर्मूला में ये पूरा डायमेंशनल एनालिसिस हुआ। लेकिन ये जो 1, 2, -2 है, इसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशंस। क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। तो लिखेंगे 1, 2, -2, एकदम धमाकेदार एक्सप्लेनेशन देंगे गाइस। आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आप जानते होंगे कि अभी 1 मिनट पहले इसको हम मिटा लें, उसके बाद आपसे बात करते हैं। आइए, हाँ गाइस, तो हम लोग वीडियो को फाइनली आगे बढ़ाते हैं। और आप मेरा देख सकते होंगे, मेरे को यहाँ पर से बहुत पसीना हो रहा है और ये हो रहा है ना। और थोड़ा सा मेरे को सर्दी है, और आज वैसे भी सारा क्लासेस हम ऑफ करके रखे हैं और शाम में फिर भी क्लासेस देने जाना है। तो हम ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आपको अपना काम को लेकर के डेडिकेशन है, तो सर्दी हो, तबीयत खराब हो, कुछ भी हो, आप अपना काम के ही बारे हर वक्त सोचते रहिएगा। और यही चीज़ आपका जो भी आपको काम में इंटरेस्ट है, या जो भी आपका एम है, उसमें आपको आगे लेके जाएगा। ये आपका एक मोटिवेशन के जैसा बन जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे वर्क के बारे, है ना। अभी हम लोग उन क्वांटिटीज का डायमेंशन के बारे में बात करें जिनका डायमेंशन मैच कर जाता है। जैसे आप वर्क का फॉर्मूला बोलिए, यहाँ पर ना हम इसको 1 दे देते हैं, नंबर 1 दे देते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क का, जल्दी जल्दी बात करेंगे हम लोग। वर्क को W से डिनोट करते हैं, और वर्क का फॉर्मूला पढ़ते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वर्क का डायमेंशन आप लिखते हैं, फोर्स का लिखते हैं, अभी हम लोग आएंगे एग्जाम्पल पे आएंगे, तुरंत आएंगे, बस 2 मिनट देख लीजिए। फोर्स का हम लोग लिखते हैं ये फोर्स का लिखते हैं ml² T-2, और डिस्प्लेसमेंट का लिखते हैं L, डिस्प्लेसमेंट का L। और ये सब मिला करके क्या हो जाएगा, अच्छा, फोर्स का ml/T-2 होता है ना, और ये L मल्टीप्लाई होकर L² T-2। तो ये फोर्स का होता होगा, ये आपको पता होगा। चलिए ठीक है, फोर्स का मतलब वर्क का आ गया, ये वर्क का आ गया, ये आपको पता है। अब इस वर्क से फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, वर्क एनर्जी थ्योरम है एक, जो आपको पढ़ना है 11th क्लास में, जो आपको ये बताता है कि जो वर्क होता है, ध्यान दीजिएगा, जो वर्क होता है वही वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वही वर्क किस में कन्वर्ट होता है? एनर्जी में। दिस इज द एकदम मतलब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। देखिए यहां पर सबसे पहले आप दूसरा क्वांटिटी, आप काइनेटिक एनर्जी जानते हैं? हाँ सर जानते हैं। चलिए, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में के लिख लेते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। और आप इस, अच्छा, 1/2 का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, नंबर है। m का लिखिएगा कैपिटल M, वेलोसिटी का लिखिएगा L/T-1, और यहां पर क्या है इसका पावर 2, तो कितना हो जाएगा ml² T-2। तो ये किसका आ गया? देखिए सेम टू सेम काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन आप निकाल रहे थे, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हैं, वो वर्क के साथ मैच कर रहा है। मतलब काइनेटिक एनर्जी और वर्क में रिलेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि हर वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर दौड़ रहा है, चल रहा है, तो उसके पास जो एनर्जी होगा उसको बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। और वही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वही ये जो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब जो वर्क है ना, वो चल रहा है वो आदमी, तो अगर वो आदमी चल रहा है तो वो वर्क कर रहा है, और वही वर्क किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। और देख लीजिए, और देख लीजिए, और भी बहुत सारा है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, यू आप पढ़े होंगे, क्लास 9th में पढ़े होंगे, पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़े होंगे, करेक्ट? हाँ सर, ये तो जानते हैं। ये m का मतलब होता है मास, मास के लिए आप m लिखते हैं। ये g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका g का डायमेंशनल एनालिसिस होता है LT-2, ठीक है? आप ये सब पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि इसका g का LT-2 कैसे है, बुक में भी देख सकते हैं। और h का मतलब हाइट, और हाइट का क्या होगा, l, ठीक है? ये LL मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा ml²। बस 2 मिनट रुक जाइए, अभी आपको एग्जांपल हम जोरदार बोल देंगे, -2। आप वीडियो आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक फील हम आपको दे रहे हैं, बस क्या फील दे रहे हैं देखिए। यहाँ पर देखिए वर्क का डायमेंशन ये आया, एनर्जी का डायमेंशन वर्क के जैसा सेम टू सेम आया। ये एक पोटेंशियल एनर्जी था, इसका भी डायमेंशन किसके जैसा सेम आया, वर्क के जैसा सेम आया। मतलब सारे एनर्जी का डायमेंशन मैच करता है। देखिए मेरा ये जो आइंस्टाइन का फेमस रिलेशन है, आइंस्टाइन्स रिलेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, E = mc², ठीक है? चलिए इसका भी बात कर लेते हैं, ये 4th नंबर हो जाएगा। ये फॉर्मूला है E = mc²। ये आइंस्टाइन देके गया था रिलेशन, इसी की वजह से उसको बहुत मतलब रिस्पेक्ट मिला था आइंस्टाइन को। यहाँ पर m का मतलब है मास, उसके लिए लिखेंगे कैपिटल M। c का मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट, और जो स्पीड होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, ये c का मतलब स्पीड, इसका डायमेंशन होता है LT-1। और यहाँ पर पावर में कितना है 2, तो ये 2 यहाँ जाएगा, ये 2 यहाँ जाएगा, तो हो जाएगा ml²T-2। देखिए ये भी एनर्जी था, दिस वाज आल्सो एनर्जी, और इस फॉर्मूला के हिसाब से हम लोग एनर्जी को मास में बदल सकते हैं। और देखिए इस वाले फॉर्मूला का जो डायमेंशन था ml²T-, ये भी एनर्जी था। देखिए इसका डायमेंशन, इसका सबका मैच कर रहा है, क्योंकि आपस में रिलेशन है, आपस में रिलेशन है। देखिए अब इन सबका तो रिलेशन है आपस में, कि जो वर्क होता है, रिलेशन क्या है, जो वर्क होता है आप उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी काम होता है, वर्क होता है, उसको आप एनर्जी में बदल सकते हैं, इसीलिए ये सबका आपस में रिलेशन है। लेकिन जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता ही नहीं है। अगर किसी क्वांटिटीज का, जैसे इन सब का तो डायमेंशन मैच कर रहा है, क्योंकि इन सब के बीच में क्या है, रिलेशनशिप। लेकिन अगर दो क्वांटिटीज का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि ये सब जो हम लोग लिख रहे हैं, वो मैच कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरी है कि रिलेशन होगा उन सब में। फॉर एग्जाम्पल मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला मैच कर गया इन सब का, इन सब में रिलेशन है, लेकिन ये बात 90% सही है। फिजिक्स में कुछ ऐसा क्वांटिटीज भी है, जिनका डायमेंशन मैच कर जाता है, बट उनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्या है, आप यहाँ पर अपना आपके पास यहाँ पर एक बाइक है, ठीक है? बाइक आपका बड़ा खतरनाक है, और यहाँ पर आप बाइक चला रहे हैं। हाँ, अब आप किसी अपनी क्लासमेट को पीछे बैठा लेते हैं, ठीक है? अपनी कोई क्लासमेट को पीछे बैठा लेते हैं, और वो क्लासमेट को बैठा के आप इस तरफ लेके जा रहे हैं। अब वो आपकी तो क्लासमेट है, अब जरूरी थोड़ी है हर बार जिसको आप पीछे बैठा रहे हो वो तो क्लासमेट हुई, आपका एक रिलेशन मिल गया, और भी रिलेशन हो सकता है। तो खैर, आप पीछे जिसको भी बैठाइएगा अपने बाइक के पीछे, जरूरी थोड़ी है उसके साथ आपका रिलेशनशिप होगा ही होगा, वो आपका फैमिली ही वाला होगा, कोई और भी तो हो सकता है। समझ रहे हैं बात? तो वही हम बोल रहे हैं कि आप जब बाइक में किसी को पीछे बैठा रहे हैं, तो 90% केस में, 90% केस में वो आपका कोई रिलेशन का आदमी होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपका उससे। 10% केसेस ऐसा होगा जब आपका कोई रिलेशन नहीं, बस आप पीछे उसको बैठा लिए हैं, जैसे आपकी कोई क्लासमेट हुई, या फिर जैसे आपका कोई दोस्त हुआ। दोस्त तो खैर उससे रिलेशन हो जाता है, मतलब कोई ऐसा ही रैंडम आदमी, जैसे आप किसी को हेल्प करने के लिए बाइक में बैठा लिए। तो जरूरी 10% केस ऐसा होता है जब आपका कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन 90% केस में आप जिसको बाइक में पीछे बैठा रहे हैं उसके साथ आपका रिलेशन होगा ही होगा। मतलब कि दो नजरिया है देखने का, हर चीज का एक फ्रेम होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी रोड में ऐसे खड़े हैं, तो आपको कोई क्लासमेट आपको देख करके स्माइल करके चली गई, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपको वो देख के हंस रही होगी, या फिर हंस के देख रही होगी, दोनों चीज़ हो सकता है। तो वही बात है कि हर चीज़ का दो नज़रिए होता है। वैसे ही यहाँ पर डायमेंशंस मैच कर रहा है, वर्क का, काइनेटिक एनर्जी का, यू का, एनर्जी का, तो इसमें सही में रिलेशन है। बट आगे हम लोग आज कुछ उन क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले जिनमें कोई रिलेशन नहीं है, उसके बावजूद उनका फॉर्मूला मैच कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले अभी बात करेंगे प्रेशर और स्ट्रेस का। ये दो ऐसा क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो मैच करता है, लेकिन उनमें जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों एकदम डिफरेंट चीज है, अलग अलग चीज है। उनका ऐसा यूनिट भी सारा चीज सेम है, बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए हम लोग प्रेशर और स्ट्रेस पे आते हैं। ये समझ गए होंगे ना आप? मतलब इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला मैच कर रहा है इन क्वांटिटीज का, मतलब सही में इनमें रिलेशन है। ये 90% वाला केस में ये लोग फॉल करता है, मतलब रिलेशंस है। लेकिन 10% ऐसा भी क्वांटिटीज है मेरे पास जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, मतलब थोड़ा सा रिलेशन है, उतना रिलेशन नहीं है, कुछ मतलब कि बहुत ही ऊपर वाला रिलेशन है, उसके बावजूद उनका डायमेंशंस मैच कर रहा है। आइए देखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन दोनों मैच कर रहा है।
ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं उन क्वांटिटीज का जिनका रिलेशन आपस में नहीं है, उसके बावजूद उनका डायमेंशन मैच कर रहा है। जैसे सबसे उसमें से आता है, इधर हम लिखते हैं आपके लिए स्ट्रेस, इस तरह हम आपके लिए प्रेशर लिखते हैं। आइए, प्रेशर सुने होंगे ना आप, तो प्रेशर तो सुने होंगे, प्रेशर। इस तरफ हम आपके लिए लिख रहे हैं स्ट्रेस, स्ट्रेस। अब देखिए, स्ट्रेस आप पहली बार 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स बाई एरिया, और जो प्रेशर होता है इसको पी से दिखाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। दोनों का फॉर्मूला सेम है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। मैच कर रहा है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट भी मैच कर रहा है। बट क्या इन दोनों का रिलेशन है? हाँ, एसआई यूनिट मैच करते दिख रहा है, कुछ कुछ सिमिलर दिख रहा है, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन दोनों बहुत अलग चीज़ है। हम आपको अभी समझाते हैं एग्जाम्पल से। जो जैसे देखिए, हम आपके लिए एग्जाम्पल लेके आए हैं, देखिए एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। जो सबसे पहले तो हम आपको बता दें एक बात, कि जो प्रेशर होता है ना, वो एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। पहले हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से समझाते हैं। आइए आइए, एग्जाम्पल से बताते हैं। देखिए, जैसे मेरे पास ये 2 पेज है, ठीक है, ये 2 पेज है। इस पेज को अगर हम फाड़ना चाहेंगे, इस पेज को जैसे ऐसे हम फाड़ना चाहेंगे, चलिए थोड़ा सा आसान करते हैं, इसको ऐसे फाड़ते हैं, ठीक है। देखिए, इसको चलिए ऐसे फाड़ दिए, फट गया, ठीक है। और इसको आप ऐसे करके खींच के भी फाड़ सकते हैं। देखिए, खींच के हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए, खींचने से भी फट रहा है, खींचने से फट जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये वाला पेज, ये भी वैसे ही, लेकिन ये थोड़ा कूट टाइप का है, इसको खींचते हैं, ये भी फट रहा है, बट इसमें हमको ज़्यादा बाहुबल लगाना पड़ा। अगर हम इसको ऐसे खींचेंगे तब तो ये फटने में बहुत और कष्ट होगा, फटेगा ही नहीं। देखिए, ऐसे खींच रहे हैं इसको, इस टाइप से, इसमें तो फिजिक्स हो गया फिर, कैसे बीच से फाड़ने से ज़्यादा फोर्स लग गया, लेकिन ऐसे खींच रहे तो फट ही नहीं रहा, बहुत मुश्किल से फटा ये। तो यानी कि जो पहले वाला पेज था, पतला पेपर, वो तुरंत फट रहा है क्योंकि उसका स्ट्रेस कम था। अच्छा, हम जो उसको खींच रहे हैं ना, तो हम उस पर प्रेशर लगा रहे हैं। हम जब उसको ऐसे खींच रहे हैं, मतलब बाहर से लगा रहे हैं, एक्सटर्नली लगा रहे हैं, तो वो प्रेशर लगा रहे थे उसके ऊपर। समझ में आया नहीं आया? और जब तक वो अपने आप को झेल रहा था, जब तक वो फट नहीं रहा था, तो अपना वो स्ट्रेस को रखे रहा था, स्ट्रेस को मेंटेन किया हुआ था। जैसे ही मेरा प्रेशर ज़्यादा पड़ गया, जैसे ही मेरा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया, हम ज़्यादा और फोर्स लगा दिए, प्रेशर ज़्यादा लगा दिया, तो वो तुरंत फट गया। समझ में आ रहा है? मतलब स्ट्रेस एक ऐसा चीज़ है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट में इंटरनली होता है, इंटरनली होता है, एक्सटर्नली नहीं होता, एक्सटर्नल नहीं होता है। जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल होता है, मतलब बाहर से लगाया जाता है। और स्ट्रेस किसी भी ऑब्जेक्ट में, मतलब स्ट्रेस एक प्रॉपर्टी होता है ऑब्जेक्ट का, जो हर ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस पहले से ही होता है। जैसे आपका जो अंदर माइंड में स्ट्रेस तो पहले से ही है, अब बाहर से लोग कुछ बोलेगा तो आपका माइंड में बाहर से प्रेशर बनेगा। बस यही है स्ट्रेस और प्रेशर। और एग्जाम्पल ये देखिए, अलग अलग मटेरियल का जो स्ट्रेस होता है वो अलग अलग होता है, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, ये वाला बोतल, इसको हम ऐसे दबा रहे हैं, तुरंत दब जा रहा है, फट भी जाएगा थोड़ी देर में, ज़्यादा दबाएंगे तो फट जाएगा, ऐसे खुल के निकल जाएगा। लेकिन ये जो मटेरियल है, इसका मटेरियल थोड़ा अच्छा है, तो इसको हम दबा रहे, देखिए दब भी नहीं रहा, ये देखिए उतना नहीं दब पा रहा है, क्योंकि इस मटेरियल पर ऐसे जब हम दबा रहे हैं ना, ये ऐसे दबा रहे हैं तो उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, ये दबा रहे हैं तो उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, लेकिन इसका जो मटेरियल है, इसका स्ट्रेस झेलने का ताकत ज़्यादा है, इसलिए ये फट नहीं पा रहा है। देखिए, इसमें दबा रहे हैं तो इसका जो मटेरियल है, इसमें इसका स्ट्रेस उतना अच्छा नहीं है, तो हम जैसे ही इस पे बाहर से दबा के प्रेशर लगा रहे हैं, तो ये उसको झेल नहीं पा रहा और दब जा रहा है। मतलब इसका स्ट्रेस कम हुआ, इसका स्ट्रेस ज़्यादा हुआ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? समझ, और जो हम बाहर से दबा रहे हैं वो प्रेशर हुआ, मतलब दोनों अलग अलग चीज़ है। अच्छा देखिए, क्या लिखा हुआ है? फोर्स बाई एरिया, मतलब एरिया पे ही लगता है हमेशा। हाँ, ऑब्वियसली एरिया पे ही लगता है, हम एरिया पे ही लगा रहे हैं। देखिए, दोनों का एरिया पे लगा रही है, सरफेस एरिया, ठीक है। हाँ, समझ गए होंगे आप, फोर्स लगता है, ठीक। और एग्जाम्पल भी है, जैसे ये वाला पाइप आप देख सकते हैं। इस पाइप को हम मोड़ते जाएंगे, ये पाइप नहीं टूट रहा है, कितना भी मोड़ दे। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें क्रैम्प्स आ गया, हल्का सा यहाँ पर क्रैम्प आया है इस जगह पे, लेकिन इसको कितना भी मोड़ दे कुछ इतना असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस पाइप का जो स्ट्रेस झेलने का कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। अगर हम एक पतला पाइप ले आएँ और उसको ऐसे करके मोड़ें, तो वो पतला पाइप शायद टूट जाए। ये नया है अभी, ये इसलिए नहीं टूट रहा है, क्योंकि इसका स्ट्रेस झेलने का ताकत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस इंटरनल होता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझ गए ना, तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि इंटरनली होता है, लेकिन ये तो एक्सटर्नल होता है। अच्छा, दोनों में कितना सारा सिमिलैरिटीज है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए। इसका डायमेंशनल एनालिसिस क्या आएगा प्रेशर का? देखिए क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशन भी सेम आएगा, ml/t-2, और एरिया का L², एल से एल कैंसिल, कितना हो जाएगा?
बार बार टाइम देख रहे, जाना है हमको जल्दी से कहीं। m और यहाँ पर t-2 और नीचे में क्या आएगा, नीचे में l बचेगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml -1 t-2। तो ये आया प्रेशर का डायमेंशन। अब देखिए स्ट्रेस का भी सिमिलर आएगा, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। फिजिक्स में दोनों का, फिजिक्स दोनों का बहुत अलग है, ठीक। अब स्ट्रेस देखिए, स्ट्रेस का क्या होगा, स्ट्रेस का फोर्स का लिखिएगा mlt-2, एरिया का लिखिएगा l², ठीक है। वीडियो चल रहा है ना, बिल्कुल चल रहा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। l² से l कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, ये जो l है वो ऊपर चल जाएगा, l-1 t-2। तो ये स्ट्रेस का आ गया। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो अब हम लोग और एक क्वांटिटी लेते हैं जिसका नाम है टॉर्क। आइए, अच्छा, इसका जो डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है mlt-2, मतलब कि दोनों का डायमेंशन मैच कर रहा है, बट रिलेशन नहीं है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। अच्छा, ये अच्छा, दो टाइप का हम लोग क्वांटिटी पढ़े थे ना। एक था आपका 90% वाला, 90% वाला। 90% मतलब 90% में उन क्वांटिटीज को हम लोग लिखे हैं जिसमें रिलेशन होता है, और 10% वैसा क्वांटिटीज होता है जिसका डायमेंशन मैच कर रहा है, उसके बाद भी नो रिलेशन, ठीक है, नो रिलेशन। तो ये जो है ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा, 10% वाले कैटेगरी में, क्योंकि इनका डायमेंशनल फॉर्मूला और ये जो डायमेंशन है वो मैच कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद दोनों में जो फर्क है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे, और नेक्स्ट क्वांटिटी है टॉर्क। ये तो बड़ा जबरदस्त है, आइए समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इस लेक्चर का सबसे बड़ा बात है यहाँ पर, जो अभी हम बता रहे थे आपको। दो क्वांटिटीज का अगर डायमेंशन सेम आ रहा है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा है, इससे कोई जरूरी नहीं है कि उनमें आपस में क्या होगा, रिलेशनशिप। इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे हैव रिलेशनशिप। ये जो बात है, रिलेशनशिप होता है फिजिक्स में। दो क्वांटिटी का अगर डायमेंशन सेम हो रहा है तो 90% चांसेस है कि रिलेशन है, 90% चांसेस है कि रिलेशन है। 10% ऐसा क्वांटिटीज मिलेगा जिसमें नो रिलेशन। वैसे ही टॉर्क भी है, नो रिलेशन। जैसे 10, ये जो 90% है इसमें एनर्जी एंड वर्क, इनमें आपस में रिलेशंस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारा है। खैर, अभी हम लोग आते हैं टॉर्क पे। टॉर्क जो होता है, व्हाट इज टॉर्क? देखिए, आप फोर्स का नाम सुने हैं ना। टॉर्क कुछ नहीं है भाई, टॉर्क एक फोर्स ही है। टॉर्क और कुछ नहीं, क्या है, फोर्स है, फोर्स जो हम ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं। जैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमको कोई बोले कि भाई एक बड़ा बक्सा है, उसको आगे बढ़ाओ, तो उसको अगर हमको आगे बढ़ाना है तो हम उसको धक्का देकर के ऐसे घसीट के आगे बढ़ाएंगे, आगे ऐसे पुश करेंगे उसको या पुल करेंगे। किसी भी चीज को पुश और पुल उसको बोलते हैं फोर्स। लेकिन किसी चीज को घुमा देना, पुल और पुश का मतलब, पुल का मतलब कि आगे ढकेलना, नहीं पता नहीं, पुल का मतलब पीछे खींचना और पुश का मतलब आगे ढकेलना, ठीक है। तो ये फोर्स होता है। लेकिन फोर्स का ही एक नया रूप, किसी चीज को अगर आप घुमा देते हैं तो घुमाने के लिए भी, जैसे आप जो घूमने वाला दरवाजा होता है मॉल में जो घूमने वाला दरवाजा होता है, उसको जब आप घुमाते हैं तो उसमें आप फोर्स नहीं लगाते, उसमें आप टॉर्क लगाते हैं। मतलब फोर्स के जैसा ही कुछ है क्या, टॉर्क। जैसे देखिए इसको, इस वाले को, अगर इस ऑब्जेक्ट को अगर हमको घुमाना है तो उसको हमको ऐसे धक्का नहीं देना होगा, इसको ऐसे धक्का देने से नहीं घूमेगा, इसको ऐसे करके करेंगे तब जाके घूमेगा, ऐसे करेंगे तब जाके घूमेगा, ऐसे करेंगे तब जाके घूमेगा। मतलब इस पर हम टॉर्क लगा रहे हैं, फोर्स तो लग ही रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो इस पर फोर्स ही लगा रहे हैं, बट उसके वजह से ये घूमने लग रहा है। तो ये घूमने वाला जो फोर्स है उसको टॉर्क बोलते हैं। जैसे आप अपना घर का जब दरवाजा खोलते हैं, आइए आपको दरवाजा खोल के दिखाते हैं, ऐसे नहीं समझाएंगे, आइए दरवाजा आपको खोल के दिखाते हैं, ठीक है। आइए दरवाजा खोल के दिखाते हैं आपको। देखिए, जैसे ये मेरा घर का दरवाजा है, ठीक है, माइक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आपको हम टॉर्क के एकदम फील दिला देंगे, आपको टॉर्क का एकदम कहीं से बचेगा नहीं टॉर्क, ठीक है। आइए आपको हम दरवाजा खोल के दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, टॉर्क एकदम एक्चुअली यही जो बता रहे हैं, ऐसे आपको 11th में पढ़ना ही है ये चीज़, जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। देखिए, जैसे, अरे यार, हाँ लग जा, चलिए ठीक है। हाँ देखिए, जैसे इस दरवाजा को हम ऐसे खोल रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस दरवाजा को जब हम ऐसे खोल रहे हैं तो इसको हम हमेशा ऐसे यहाँ से पकड़ के खोल रहे हैं, यहाँ से ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं उसको, और इस पे हम ऐसे धक्का ही दे रहे हैं, लेकिन इस धक्का की वजह से ये घूम जा रहा है, इस धक्का की वजह से ये दरवाजा घूम जा रहा है, इसलिए इस दरवाजा पे फोर्स लगा तो रहे हैं बट उसकी वजह से ये घूम जा रहा है, इसलिए उस नया टाइप का फोर्स को हम बोल दिए टॉर्क। अच्छा, और सुनिए, इसको हम यहां से घुमा रहे हैं तो आराम से घूम जा रहा है, बट इसको अगर हम यहां से घुमाएंगे तो घूमेगा तब भी, लेकिन बहुत कष्ट होगा,
मतलब ये जो है देखिए, इसका जहाँ पर ये फिक्सेशन है, उससे अगर हम यहाँ पर फिक्सेशन जो है उससे अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमको घुमाने में आसानी होगा। मतलब जब टॉर्क कहीं पर बनाना है तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि कहाँ से पकड़ के बनाना है। समझ में आया नहीं आया? इसको इधर खोपचे से घुमाएंगे तो बहुत कष्ट होगा घुमाने में, यहाँ से आराम से घूम जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो फिक्स है वहाँ से ये बहुत ज़्यादा दूरी है। मतलब टॉर्क में दूरी भी इंपॉर्टेंट है। फोर्स तो कहीं भी लगा सकते हैं ढकेलने के लिए, लेकिन टॉर्क में दूरी भी इंपॉर्टेंट। थोड़ा थोड़ा समझ पाए होंगे। आइए, वो जो एग्जाम्पल आपको कूटल दिए थे वो भी बेस्ट एग्जाम्पल था। अब देखिए आप आराम से, यहाँ तक समझ गए होंगे, आगे समझिए, आगे समझिए। देखिए अब टॉर्क का देखिए अब क्या है ना, कि टॉर्क यहाँ तक समझ ना, टॉर्क क्या है, मतलब क्या टॉर्क को कोई एनर्जी से मतलब है? नहीं, टॉर्क को तो फोर्स से मतलब है, टॉर्क को तो एनर्जी से कोई मतलब नहीं है। हाँ पता है हमको ऐसे ढकेलने में कुछ उस पर काम करना पड़ रहा है तो एनर्जी लग रहा है, लेकिन फिर भी टॉर्क तो एक फोर्स हुआ ना, एक टाइप का। हाँ ठीक है, आइए तो टॉर्क का देखिए फॉर्मूला देखिए। टॉर्क सबसे पहले एक फोर्स है, और फोर्स के साथ साथ उसमें क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन ये दिए, साथ ही साथ डिस्टेंस भी आएगा कि कहाँ से घुमा रहे हैं। ये दरवाजा जो है यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, ये दरवाजा लगा हुआ है, उस दरवाजा को कहाँ से घुमा रहे हैं, यहाँ से घुमा, जितना दूर से घुमाएंगे, यहाँ से धक्का देंगे तो आसानी होगा। ये आर को आप जितना ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा आराम से दरवाजा को खोल और बंद कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पर इसको एफ लिख देते हैं और ये डिस्टेंस की जगह पे आर लिख देते हैं। अभी आप टॉर्क के बारे में और डिटेल में पढ़िएगा, अभी सिंपल वे में बता रहे हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसे परपेंडिकुलर ही नापेंगे, ठीक है, खैर छोड़िए वो सब। फोर्स का क्या होगा डायमेंशन, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और आर का होगा एल, तो कितना आ जाएगा ये, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो किसका डायमेंशन आया ये, टॉर्क का। लेकिन टॉर्क का क्या, देखिए सेम, आप पीछे जाके देखिए वीडियो में, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, वर्क का, सारा का डायमेंशन सेम टू सेम किसके जैसा आ रहा है, टॉर्क के जैसा। मतलब टॉर्क का जो डायमेंशन है वो एनर्जी और वर्क के साथ मैच कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद टॉर्क जो है वो एनर्जी और वर्क में से उसका कोई बहुत खास संबंध नहीं है। जैसे आप अपना बाइक में अपनी कोई क्लासमेट को बैठा के लेके जाते हैं, खूबसूरत क्लासमेट, तो उसका आपसे कोई रिलेशन तो होता नहीं है, बस एक जो छोटा मोटा होता है, मिल गई आपको, पीछे बैठा लिए, थोड़ा देर बैठ जाना, थोड़ा सा एकदम भिखारी जैसा भीख मांग के उसको पीछे बैठा लिया गाड़ी में, थोड़ा दूर तक चलना मेरे साथ, वही चीज़ है ना, भीख मांग के। खैर, तो उसके साथ आपको कोई रिलेशन तो था नहीं, है ना, वही चीज़ है। तो ये जो टॉर्क है, टॉर्क का जो डायमेंशन आ रहा है वो एनर्जी के साथ और वर्क के साथ मैच कर रहा है। फिर भी टॉर्क का एनर्जी और वर्क से कोई लेना देना नहीं है। बहुत जगह इंटरनेट में आपको ऐसे क्लियर कट मिल जाएगा, लेकिन चैट जीपीटी ये सब में सर्च कीजिएगा तो उसमें ऐसा बताएगा कि जैसे देखिए फोर्स का फॉर्मूला होता है, जैसे वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही जो आपका वर्क है उसका एक और फॉर्मूला होता है, इस फोर्स की जगह टॉर्क और ये डिस्प्लेसमेंट की जगह थीटा। ठीक है, अब ये थीटा का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। थीटा जो होता है ना, अभी पढ़िएगा थोड़ी देर में, थीटा जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है। मतलब जैसे इसका फॉर्मूला आ रहा है टॉर्क का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, थीटा का कुछ नहीं आता, कोई डायमेंशन नहीं आता है, मतलब इस थीटा का आंसर 1 आता है। तो उन लोग ऐसा बोलता है कि देखिए वर्क और टॉर्क बराबर आ गया, ठीक है, बट ऐसा ज़्यादा अब जो लोग जान रहा है उसको हम बता रहे हैं, बाकी आप समझ गए ना भाई। एनर्जी तो एकदम ही अलग चीज़ हुआ ना, और टॉर्क तो एकदम ही अलग चीज़ हो गया। टॉर्क तो वो चीज़ हुआ, जो वो फोर्स हुआ जो कोई जिससे ऑब्जेक्ट घूम जाए, रोटेट हो जाए, रोटेशनल वाला, रोटेट करने वाला चीज़। जैसे ये जो आपका घुमा के भी हम आपको दिखा रहे थे, ये वाला, जैसे ये वाला हम आपको अभी घुमा करके दिखा रहे थे ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे घुमा करके दिखा रहे थे, ये वाला को समझ रहे हैं ना? ठीक है, आइए तो अब हम लोग समझ गए होंगे ना। तो टॉर्क जो है वो किस में फॉल करेगा, नो रिलेशन वाले में, मतलब इसका टॉर्क का एनर्जी और वर्क से कोई रिलेशन नहीं है, ये 10% वाला में फॉल करेगा। अब हम आपको ऐसा क्वांटिटी के बारे में बताते हैं जिसका रिलेशन है, मतलब आपको दोनों तरफ से बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेकार है ये चीज़। देखिए 90% क्वांटिटी का तो रिलेशन होता है ना, मतलब अगर जैसे ये देखिए टॉर्क का डायमेंशन किसके साथ मैच कर रहा है, वर्क के साथ मैच कर रहा है, तो रिलेशन नहीं हुआ। बट अभी हमको एक ऐसा क्वांटिटी के बारे में बताएंगे जिसको आप 11th क्लास में पढ़िएगा, जिसका सही में रिलेशन होता है। आइए पढ़ते हैं उसके बारे में, आइए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर हम एक क्वांटिटी ले रहे हैं, आप सुने भी होंगे पहले, ये क्वांटिटी आप पहले सुने भी होंगे, मोमेंटम, सुने है ना, मोमेंटम को हम लोग डिनोट करते हैं पी से, है ना, पी से। समझिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मोमेंटम है क्या, 2 सेकंड में आपको इसका फील दिला रहा है मोमेंटम का। आइए समझिए, एग्जांपल्स भी देंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ट्रक है बड़ा सा, ठीक है, और ये ट्रक का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, और इस ट्रक का मास है 100 kg। कितना मास है इस ट्रक का, 100 kg का ट्रक है, और इसका स्पीड कितना है 5, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए एक लड़की खड़ी है, इस लड़की का नाम है एंजल प्रिया, ठीक है, इंस्टाग्राम वाली एंजल प्रिया, इंस्टाग्राम में होता है ना,
स्पेलिंग सही है, हाँ, एंजल प्रिया है ना, एंजल प्रिया इंस्टाग्राम में आपको होता है ना फेक आईडी, हाँ वही एंजल प्रिया यहाँ खड़ी है। तो ये जो ट्रक वाला ड्राइवर है ये एंजल प्रिया से ऐसे ही इंस्टाग्राम में चैट करके बेवकूफ़ बन चुका है। अब ये ट्रक वाला को ये एंजल प्रिया दिख जाती है और ये ट्रक वाला जाकर के एंजल प्रिया को हिट कर देता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ समझिएगा, अब दूसरा हम लोग सिनेरियो ले रहे हैं कि यहाँ से एक बाइक वाला आ रहा है ना, ये बाइक है, मान लीजिए बाइक का 2 चक्का होता है, मान लीजिए बाइक वाला बाइक में बैठ के आ रहा है, ये बाइक है, ठीक है। और इस बाइक का स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और इस बाइक का जो मास है वो है, थोड़ा कम मास लेते हैं, मान लीजिए कि लूना है, ये लूना का मास 40 kg, ये बाइक वाला ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ फिर से कौन खड़ी है, वही एंजल प्रिया, एंजल प्रिया, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोजेक्शन नहीं, एंजल प्रिया। तो ये बाइक वाला जब जाके मारेगा तो एंजल प्रिया को उतना चोट नहीं लगेगा, क्योंकि इस बाइक वाला का बस एंजल प्रिया का हाथ पैर टूटेगा, लेकिन इस केस में तो एंजल प्रिया का पप्पड़ बन जाएगा। फर्क है दोनों में, इस केस में ट्रक आ रहा है और ट्रक सुन करके उसका मास आपका दिमाग में आता है। और देखिए स्पीड दोनों का सेम है, इसका भी 5 स्पीड है, इसका भी 5 स्पीड है, ये भी 5 मीटर पर सेकंड का रफ्तार से चल रहा है, इसका भी रफ्तार सेम है, स्पीड दोनों का बराबर है, लेकिन मास में फर्क की वजह से आप समझ जा रहे हैं कि ज्यादा इफेक्ट कौन लगा पाएगा, ज्यादा असर एंजल प्रिया पे कौन डालेगा। वही चीज है मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला देखिए, मास इनटू वेलोसिटी। चलिए पहले इसका मोमेंटम का हम लोग बात करते हैं, ये ट्रक का। तो मोमेंटम ऑफ ट्रक, ट्रक का मास कितना है, मास कितना ट्रक का 100, ट्रक का स्पीड कितना है 5, तो ट्रक का मोमेंटम कितना आएगा 500 kg, मास का kg और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। मतलब ये ट्रक बड़ा तेज से इसको हिट करेगा। और वही अगर हम लोग बात कर लें इसका मोमेंटम ऑफ, ये बाइक है ना, मोमेंटम ऑफ बाइक, तो बाइक को 20 लिख दे रहे हैं, बाइक का मोमेंटम का बात करेंगे तो बाइक का जो मास है वो कितना है 40 kg, और बाइक का जो स्पीड है वो है 5, तो कितना हो जाएगा 5 8 जा 5 4 जा 20, तो 200 kg मीटर पर सेकंड। तो मास की वजह से इस केस में जो है, बाइक के केस में एंजल प्रिया का हाथ पैर टूट रहा है, लेकिन इस केस में जब ट्रक आ गया तो एंजल प्रिया का पप्पड़ बन जा रहा है। तो अलग अलग चीज है कि नहीं, समझ में आया। मोमेंटम नहीं आया, मोमेंटम का मतलब होता है इफेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट कितना है। अच्छा अब सुनिए ध्यान से, अब सुनिए ध्यान से। हम क्या करते हैं कि यहाँ से इस ट्रक को हटा देते हैं, थोड़ा रहम करते हैं एंजल प्रिया पे, और यहाँ ट्रक हटा देते हैं, और यहाँ पर हम ले आते हैं बाइक, यहाँ पर भी एक और बाइक ले आते हैं। लेकिन ये जो बाइक है सेम बाइक दोनों, ये भी लूना और ये भी लूना, ये भी लूना, ये भी लूना। अब ये जो लूना है इसका स्पीड है, टाइम मेरा हो रहा है, इस लूना का स्पीड है 100 मीटर पर सेकंड, बहुत स्पीड से आ रहा है। और इस लूना का मास कितना 40 kg, सेम कंपनी का बाइक है ना, ये भी लूना दोनों का मास 40 kg। लेकिन देखिए इस लूना का स्पीड सिर्फ 5 है और इस लूना का स्पीड कितना है 100। तो अब फिर से इस बार पहले वाले केस में एंजल प्रिया का पप्पड़ बन जाएगा, क्योंकि इस बार फिर से ये जो बाइक सेम है दोनों, लेकिन और मास भी दोनों का सेम है, लेकिन इस बार दोनों का स्पीड में फर्क है, ये स्पीड से ज्यादा फर्क दिखेगा, इस स्पीड से कम फर्क दिखेगा। तो मतलब मोमेंटम मास पे भी डिपेंड करता है और स्पीड पे भी डिपेंड करता है। और मोमेंटम है क्या, तो इफेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे असर कितना आप डाल पा रहे हैं उसको बोलते हैं मोमेंटम। मास और स्पीड दोनों से मोमेंटम डिसाइड होता है, समझ गए ना आप। हाँ एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, ठीक। चलिए आइए अब हम लोग मोमेंटम का डायमेंशनल एनालिसिस पे आते हैं। आप ये चाहें तो बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। आइए अब डायमेंशनल एनालिसिस जल्दी से करते हैं। मोमेंटम का मास की जगह लिखेंगे m, स्पीड की जगह LT-1, ठीक है। ये हुआ मोमेंटम का फॉर्मूला, ये हुआ मोमेंटम का डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए। अब एक हम लोग को नया टर्म पढ़ना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। ये आप 11th में पढ़िएगा, इम्पल्स, इसको हम लोग डिनोट करते हैं J से, ठीक है। इम्पल्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं J से। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम इंटरवल, फोर्स इंटू सिंपल टाइम समझिए, फोर्स इंटू स्मॉल टाइम। चलिए टाइम लिख दे रहे T, ठीक है। ये कैसा टाइम है, स्मॉल टाइम, बहुत छोटा टाइम, स्मॉल टाइम इंटरवल ही लेने दीजिए इसको, डेल्टा टी का मतलब होता है कितना समय आप ले पा रहे हैं वो, स्मॉल टाइम। अब समझिए है क्या, पहले इसका फील समझिए मोमेंटम का, ये इम्पल्स का। जैसे मान लीजिए कि क्रिकेटर देखे है ना, तो क्रिकेटर के पास जब बॉल आता है, क्रिकेटर जब उस बॉल को मारता है तो उस बॉल को वो बड़ा तेजी से मारता है, एकदम ढाई से, और उसको बहुत समय मिलता है। क्रिकेटर को बॉल को मारने के लिए बहुत कम समय मिलता है, कम समय में वो बड़ा फोर्स लगाता है, तो वैसा फोर्स को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या है, कम समय में, ये टाइम क्या होना चाहिए स्मॉल, कम समय में बड़ा फोर्स, कम समय में लार्ज फोर्स। और ऐसा कौन करता है, वही जो क्रिकेट खेलता है। अरे भाई बॉल उसके पास आता है तो बॉल आके उसके पास, जब बॉलर फेंकता है उसके पास बॉल, तो जब बॉल क्रिकेटर के पास आता है तो बॉल थोड़ी उसको ऐसे देख के स्माइल करता है, बॉल बोलता है हमको मार ले, ना, उसको तो बहुत कम समय रहता है, कम समय में उसको हैवी फोर्स लगाना पड़ता है, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं इम्पल्स। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो इम्पल्स का मतलब बड़ा फोर्स छोटा समय में। एग्जांपल इसका क्रिकेटर
क्रिकेटर। ठीक है, समझ गए होंगे। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, इसका डायमेंशन निकालते हैं इम्पल्स का। फोर्स का क्या होता है बोलिए, एम एल टी माइनस टू। टाइम का क्या होगा, टी, तो कितना आ जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। देखिए इम्पल्स का, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर ये मैच क्यों नहीं किया, एम एल टी माइनस टू मैच तो होना चाहिए, एम एल टी माइनस टू, टाइम का टी हुआ, ठीक है। मास को लिख लिया हम लोग m, और मोमेंटम तो यही होता है, इम्पल्स का फॉर्मूला भी यही होता है। थोड़ा एक मिनट गाइस, एक मिनट रुकेगा। अच्छा हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए यहाँ पर ये t का पावर 1 था ना, और ये t का पावर माइनस, तो -1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये l में स्क्वायर थोड़ी होगा, l रहेगा। देखिए दोनों का मैच कर रहा है ना, दोनों का मैच कर रहा है ना। इसका इम्पल्स का आ रहा है एम एल टी माइनस 1, देखिए ये माइनस हुआ ना, इतना आया। और मोमेंटम का भी आ रहा है, मतलब इम्पल्स और मोमेंटम दोनों का डायमेंशन मैच कर रहा है। और मोमेंटम का तो मतलब इफेक्ट होता है, और इम्पल्स का मतलब तो छोटे समय में बड़ा फोर्स। फिर भी दोनों मैच कर रहा है। कैसे मैच कर रहा है, क्या दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों का डायमेंशन मैच कर रहा है? हाँ, ये दोनों 90% वाला केस में फॉल करता है, इनमें आपस में रिलेशंस है। इम्पल्स में और मोमेंटम में आपस में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, देखिए यहां पर समझते हैं, आइए यहां लिखते हैं हम लोग। इम्पल्स और मोमेंटम में रिलेशन होता है, और दोनों को मिला के हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, सही में रिलेशन है, और दोनों का डायमेंशन इसलिए मैच भी कर रहा है। तो देखिए 90% वाला केस में फॉल कर गया, देखिए 90% वाला में आ गया। 10% भी है क्वांटिटीज, लेकिन 90% वाला भी है। देखिए अब इसमें क्या रिलेशन बताएंगे अभी आपको, अभी फिर हमको और अभी आगे बताना है, और क्वांटिटीज के डायमेंशन लेस के बारे में बात करना है, करेंगे अभी। देखिए आराम से आराम से आराम से, पहले जल्दी से देखिए 2 मिनट में। सबसे पहले जो मोमेंटम है, देखिए हम लोग ऐसा लिखते हैं कि जे बराबर फोर्स इंटू चेंज इन टाइम इक्वल्स टू मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ये रिलेशन होता है, मतलब जो जे होता है वो मोमेंटम में बदलाव के बराबर होता है। हाँ हाँ, जे जो होता है डायरेक्टली, ये फॉर्मूला होता है, 11th में पढ़ना है आपको। अच्छा सुनिए एक और बात मेरा, कैसे ऐसा हुआ, देखिए जब बॉल आ रहा था, देखिए एग्जांपल लीजिए बॉल वाला का। बॉल जब आ रहा था तो बॉल का आने का स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड, और बॉल का मास था मान लीजिए 20 केजी, 20 केजी ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 1 केजी था बॉल का मास, ठीक है। तो जब वो क्रिकेटर बॉल को मारता है तो क्या बॉल का मास बदल जाता है, क्या बॉल का वजन बदल जाता है? नहीं 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 नहीं, बॉल का वजन तो तब भी कितना रहता है, तब भी 1 केजी ही रहेगा। लेकिन बॉल का ये जो 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, यहाँ पर बता देते हैं। देखिए जब बॉल आ रहा था, मान लीजिए कि यहाँ पर बॉलिंग करने वाला आदमी है खड़ा हुआ, बॉलिंग कर रहा है ये, और ये है बैट्समैन, ठीक है, दिस इज बैट्समैन, और इसके हाथ में क्या है, बल्ला है इसके हाथ में। तो बॉल ऐसे इसके पास आ रहा है, बैट्समैन के पास, और बॉल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड, और बॉल का मास है 1 केजी। तो जब ये बैट्समैन इस बॉल को मारेगा तो बॉल का मास पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बॉल का स्पीड में बदलाव आ जाएगा, और डायरेक्शन भी बदल जाएगा। बॉल का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ अब नहीं रहेगा, मारने के बाद, हिट करने के बाद बॉल इस तरफ जाएगा, और बॉल का जो स्पीड हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको, आपको पता है कि बॉल का स्पीड कुछ बढ़ ही जाएगा। बॉल का स्पीड मान लीजिए 40 हो गया, पहले 20 था 40 हो गया, उसका मोमेंटम बदल गया ना बॉल का देखिए मोमेंटम का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी। बॉल का मास तो अभी भी 1 केजी है, बट बॉल का स्पीड जो है वो 40 हो गया है। मतलब कंपेयर कीजिए, इनिशियली बॉल का मास था 1 केजी और उसका स्पीड कितना था 20। अब जो बॉल का हो गया है, अभी भी मास 1 है, लेकिन बॉल का जो स्पीड है वो कितना हो गया है 40। मतलब पहले 20 था, अब कितना हो गया है 40। मतलब बॉल का मोमेंटम बदल रहा है, इनिशियल से फाइनल बॉल का मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इसलिए यहां पर लिखा हुआ है चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। समझ में आ रहा है? और यही आपको क्या दे देगा, इम्पल्स। क्लियर है? तो इसीलिए ये रिलेटेड है, इसलिए देखिए इम्पल्स का और मोमेंटम का डायमेंशन मैच भी करता है। नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिए, बताएंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज की तरफ। तो आप समझ गए होंगे बहुत सारा ऐसा क्वांटिटीज है जिसका डायमेंशन मैच करता है, इसका मतलब रिलेशन है। 90% का रिलेशन होगा, 10% ऐसा भी जिसका रिलेशन नहीं होगा। बाइक वाला एग्जाम्पल क्लियर है ना? हाँ। तो आइए हम लोग अब ऐसा क्वांटिटीज का एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज का बारे में बात करेंगे। आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको पहले ही लिख दिए हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। एक और है, एक और 5वां क्वांटिटी है जो कि 12th क्लास का है, तो उसके बारे में बात करेंगे। जितना भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है सारा लिख दिए हैं, एग्जाम में कुछ भी आएगा डायमेंशन लेस उसको बोलते हैं, जिसका M0 L0 T0 आता है, मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। जैसे एक मरा हुआ पतला दुबला आदमी, एकदम भिखारी टाइप का, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। कोई मोटा हट्टा कट्टा आदमी, उसके पास मास होगा, लेंथ होगा, टाइम होगा, मतलब मास और लेंथ दोनों होगा उस आदमी के पास। लेकिन एक जैसे चींटी, एक जो छोटा सा चींटी होता है उसका मास एकदम 0 के बाद होता है तो M0, उस चींटी का लेंथ भी बहुत छोटा होता है तो L0, टाइम तो छोड़ ही दीजिए।
समझ रहे हैं ना? तो डायमेंशनलेस उसको बोलते हैं जिसका कोई ना एम होता है ना एल टी, कुछ नहीं होता है। ठीक है, आइए तो सबका पावर जीरो लिख देते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं हम लोग सबसे पहले इसके बारे में हम बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव, जिस भी टर्म में आपको रिलेटिव दिखे मतलब समझ जाइए कि वो डायमेंशनलेस होगा। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन, कंपैरिजन करने वाला क्वांटिटी से रिलेटिव। चलिए समझते हैं, आइए समझते हैं रिलेटिव का मतलब। देखिए जैसे ये मेरे पास ये रिलेटिव डेंसिटी समझ रहे हैं हम लोग। देखिए रिलेटिव समझिए, जैसे ये बर्तन है मेरे पास, इस बर्तन में हम एक बूंद तेल गिराते हैं, ये ठीक है। देखिए एक बूंद तेल गिराते हैं इसमें, देखिए ये तेल जा रहा है इसमें, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, देखिए समय लग रहा है इसको जाने में। ये देखिए, देख सकते हैं ना, दिख रहा है ना, ये तेल देखिए बहुत समय लग रहा है। चलिए एक और बूंद गिरा देते हैं, देखिए कितना धीरे धीरे जा रहा है ये तेल, कितना समय लग रहा है इसको गिरने में। ठीक है, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये तेल का जो मॉलिक्यूल्स है, इस तेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम चिपका हुआ है आपस में, एक दूसरे के बीच में बहुत स्पेस कम है, इसलिए धीरे धीरे जा रहा है एकदम। इसमें अगर हम हनी गिरा देंगे तो और धीरे जाएगा। अब समझिए, अब इसी वाले में अगर हम तेल की जगह इसमें पानी गिरा दें, क्या गिरा दें, पानी गिरा दें, तब क्या होगा आइए समझते हैं। जैसे ये तेल गिरा था ना, ये देखिए पानी गिरा रहे हैं हम, देखिए पानी का फ्लो कितना तेज था, एक ही बूंद गिराते हैं, देखिए ज़्यादा कुछ हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं, एक ही बूंद गिरा रहे हैं। ये देखिए एक ही बूंद गिराने की कोशिश कर रहे, बट हो नहीं पा रहा है। खैर तुरंत ये गिर जा रहा है, मेरा घड़ी में गिर गया, मेरा घड़ी में गिर गया रे, घड़ी में गिर गया रे, घड़ी में गिर गया रे, घड़ी में गिर गया रे। हाँ, तो यहाँ पर देखिए अगर आप पानी का फ्लो को देखिएगा तो बहुत स्पीड से जा रहा है पानी, तेल देखिए पानी का एक बूंद जा रहा होगा, आपको दिख रहा होगा। देखिए पानी का बूंद कितना तेजी से जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है, एकदम स्पीड में जा रहा है। इसको जहाँ फ्री स्पेस मिल रहा है एकदम देखिए कितना जल्दी जल्दी बह रहा है, स्पीड में एकदम। क्योंकि जो पानी है, पानी का डेंसिटी कम है, पानी का जो डेंसिटी है वो कम है। समझिए, आइए समझते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं इस बात को, जल्दी जल्दी समझते हैं, आइए समझते हैं। देखिए मेरा मार्कर कहाँ चल गया, मिल गया। आइए समझते हैं। देखिए जो वाटर है ना, जो पानी है, पानी का डेंसिटी को रो लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर, और एक और लिख लेते हैं हम लोग, डेंसिटी ऑफ, मान लीजिए हनी ले लेते हैं। तो जो पानी का जो डेंसिटी है वो हनी नहीं था, तेल था। वो तेल का मॉलिक्यूल्स जो है था ना वो बहुत नज़दीक था, तो उसका डेंसिटी ज़्यादा था, और जो पानी था उसका मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर था, इसलिए उसका डेंसिटी कम था। तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना। अब मान लीजिए हम आपको सिर्फ उस वाले बर्तन में सिर्फ पानी गिरा के दिखाते, तो आप क्या समझते हो, उससे बोलते हैं हाँ सर पानी गिर गया। लेकिन जैसे ही हम कंपेयर किए, देखिए तेल धीरे जा रहा था, आपके दिमाग में अच्छा हाँ डेंसिटी इसका ज़्यादा उसका कम, वही चीज़ है। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है कंपैरिजन, मतलब ऊपर में सब्सटेंस, ये सब्सटेंस क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेंसिटी ऑफ हनी, ये सब्सटेंस हो जाएगा हनी, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर में क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ पानी। अब देखिए यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस इसलिए लिया गया है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का डेंसिटी जो होता है, पानी सबसे गाढ़ा माना जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, हाईएस्ट डेंसिटी। ऐसे तो पानी बहुत हल्का होता है, तुरंत बह जाता है, इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस लिए। ठीक है, हाँ चलिए सुनिए। अब देखिए ये जो डेंसिटी है, डेंसिटी का हम लोग ऐसा यूनिट लिखते हैं, डायमेंशन क्या लिखेंगे डेंसिटी का, यहाँ पर करते हैं। आइए, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का डायमेंशन हो जाएगा L³ और मास का m, तो यानी कि जो डेंसिटी है उसका आएगा mL/3, और इस ये भी तो डेंसिटी ही है, उसका mL/3, तो ये सब कट जाएगा। तो इसका डायमेंशन कितना आ गया रिलेटिव डेंसिटी का, रिलेटिव डेंसिटी मतलब ये फॉर्मूला, डायमेंशन क्या आ गया, कुछ नहीं आया, m0L0T0, क्योंकि सब तो कट गया ना। तो यानी कि जो रिलेटिव टर्म्स होता है उसका डायमेंशन होता ही नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन है ना, ये एक कंपेयर कर रहे हैं कि ऊपर में हनी और दोनों का डेंसिटी ही, मतलब जो फिजिक्स है वो दोनों का सेम, मतलब दोनों का आप डेंसिटी ही कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो कंपैरिजन में मेजरमेंट थोड़ी होता है, नहीं समझे भाई। ये जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है ना, इसमें हम रेशियोज का बात करते हैं। रेशियो मतलब देखिए यहाँ पर ध्यान से, हनी जो है उसका रेशियो 4 ले ले और पानी का 2 ले ले, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स नज़दीक होता है तो इसका जो डेंसिटी है वो ज़्यादा आएगा, 4 आएगा। इसका जो पानी है उसका मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है तो उसका डेंसिटी थोड़ा कम आएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, तो ऐसे हम लोग निकालते, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऐसे कुछ आएगा 4:2, या फिर 2 1 2 2 4, 2:1, कुछ रेशियो आएगा। और रेशियो का यूनिट थोड़ी होता है, अरे आप डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं ना, उसको मेजर थोड़ी कर सकते हैं कि 5 kg ज़्यादा पानी बहा, 5 kg ज़्यादा तेल बहा, वैसे थोड़ी कंपेयर कर सकते हैं कि तेल जल्दी बहा, तेल धीरे बहा, पानी जल्दी बह गया, कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। समझ में आ गया ना? ठीक है, आइए अब स्ट्रेन का बात करते हैं। स्ट्रेन का जल्दी स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला, कुछ एग्जांपल तो इसका नहीं है मेरे पास, जल्दी बताते हैं। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मतलब क्या है कि जब आप किसी वायर को खींचते हैं, किसी वायर को खींच दिए तो उसका जो लेंथ था पुराना वाला, उससे जो अब लेंथ आएगा वो कुछ ज़्यादा मिलेगा हमको, तो उसका लेंथ में कितना बदलाव हुआ अपॉन उसका पहले लेंथ कितना था,
तो यहाँ पर अगर आप उसका बदला हुआ लेंथ 5 मीटर लिखिएगा और उसका पहले का लेंथ 4 मीटर है तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/5। मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा, क्योंकि इस ट्रेन में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, लेंथ का कंपैरिजन कि पहले कितना था अब कितना है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, आप अब देखिए यहाँ पर देखिए नया टर्म है एक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, तो यहाँ पर देखिए ये वर्क का मतलब होता है, वर्क का डायमेंशन होता है ml² T-2, और ये जो हीट होता है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ, मतलब हीट जूल में मेजर होता है और वर्क भी जूल में मेजर होता है, और हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मतलब जो हीट का डायमेंशन होगा वो एनर्जी के जैसा होगा, और एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है ml² T-2। मतलब ये कट जाएगा, यहाँ पर डायमेंशन क्या आ जाएगा m0l0 T0। तो ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होने चाहिए, हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे आप पढ़ते हैं ना साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, है ना। तो परपेंडिकुलर को लेंथ में नापते हैं और हाइपोटेनियस को लेंथ में, लेंथ कट गया, इसका डायमेंशन क्या आया m0l0 T0। अब आप कोई भी ले लीजिए, कॉस थीटा, टैन थीटा, मतलब जितना भी थीटा वाला चीज है, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि थीटा क्या होता है डायमेंशनलेस। थीटा क्या होता है डायमेंशनलेस, कोई नहीं होता डायमेंशन। क्लियर है ना कि नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? हाँ, आइए समझ में आ रहा है ना। मतलब जो भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, जो भी थीटा वाला होता है सारा डायमेंशनलेस होता है। इसका मतलब थीटा भी क्या होता है डायमेंशनलेस, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर में परपेंडिकुलर, नीचे में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर भी लंबाई हुआ, हाइपोटेनियस भी लंबाई हुआ, तो कट के कोई डायमेंशन नहीं आया। ठीक है, आइए अब हम लोग लास्ट क्वांटिटी की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वांटिटी, लास्ट है आपका कुछ एक 12th क्लास का क्वांटिटी है। नाम देख के मत डरिएगा, नाम देख के डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, नाम देख के डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो लास्ट क्वांटिटी है, 5th क्वांटिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। हालांकि इसका एक और नाम होता है, छोड़ दीजिए उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, इस देखिए ये भी रिलेटिव आ रहा है, मतलब ये डायमेंशनलेस होगा 100%, ठीक है। तो एग्जाम में कभी भी आए जेई का, नीट का, तो अब जहाँ देखिए इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन आर, इसको ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन आर, ये इसका सिंबल होता है। इसको हम लोग लिखते हैं ना, इसको हम लोग लिखते हैं ना परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाई परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। देखिए समझिए, जैसे हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि अच्छा फिजिक्स का जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो वैक्यूम में होता है, एयर में कभी नहीं होता है, क्योंकि एयर में देखिए क्या दिक्कत है ना, देखिए क्या दिक्कत है। जैसे मान लीजिए ये -q चार्ज है, मान लीजिए ये +q चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर अट्रैक्ट तब करेगा ये लोग खाली एक दूसरे को जब ये लोग वैक्यूम में होगा। वैक्यूम मतलब खाली जगह, खाली स्पेस एकदम, वहां पर और कोई नहीं रहेगा, पृथ्वी के बाहर और कोई नहीं रहेगा। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसकी गर्लफ्रेंड उसको बार बार धोखा दे देती थी, तो हम उसको बोले भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वैक्यूम में चल जा, वहां तुम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मतलब कोई धोखा देने वाला नहीं रहेगा, मतलब कोई तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं परेशान करेगा। तो खैर, तो वैक्यूम में दोनों चार्ज को हम लोग लेके गए, और ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज मतलब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ इन दोनों चार्ज को हम लोग रख दे पानी में, कहाँ रख दे पानी में, तो पानी में तो और छोटा छोटा मॉलिक्यूल होता है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है जब इसके पास ये जाना चाहेगा, तो यहाँ पर जो पानी का मॉलिक्यूल है ये इस नेगेटिव को बोलेगा थोड़ा मेरे पास आ, तब उसके पास जा, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा ना। इसलिए दोनों चार्ज पे हम लोग जो चेक करते हैं कि कौन किस पे कितना अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो वैक्यूम में एक्सपेरिमेंट करते हैं, समझ रहे हैं ना। पानी में तो भटक जाएगा ये चार्ज, कहीं और जाने लगेगा। अगर अच्छा इसी चार्ज को अगर हम लोग एयर में रख दें, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ भी ढेर सारा मॉलिक्यूल है, तो ये जो चार्ज है उसको जो एयर का मॉलिक्यूल है वो भी क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। इसीलिए दोनों चार्ज को हम लोग कहाँ रखते हैं, वैक्यूम में। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम मतलब कि जैसे कि पानी में आप रख दिए, अपॉन चार्ज को पहले पानी में रखे, फिर उन्हीं चार्जेस को वैक्यूम में रखे और कंपेयर किए कि कहाँ ज़्यादा वो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा था, कहाँ एक दूसरे पे ज़्यादा वो लोग ऐसे अट्रैक्शन शो कर रहा था। उसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, कि कहाँ वो लोग ज़्यादा परमिट कर रहा था एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए। अब देखिएगा ध्यान से, जो रिलेटिव परमिटिविटी पानी का होता है वो 80 होता है, मेजर्ड वैल्यू है। 81 ऐसे लिखते हैं हम लोग, 81 लिख सकते हैं आप। और जो वैक्यूम का होता है वो 1 होता है, नियरली 1 होता है। तो देखिए एक रेशियो है ना, इसलिए इसका डायमेंशन क्या आएगा, m0l0 T0। समझ में आ रहा है ना। ये कंपैरिजन है कि कौन किसको कहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है, पानी में ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कि वैक्यूम में। ऑब्वियसली वैक्यूम में, हर चीज़ ज़्यादा अट्रैक्शन वैक्यूम में ही शो करेगा, क्योंकि वैक्यूम में तो कोई है नहीं। 2 लोग वैक्यूम में सबसे ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, जहाँ वो पृथ्वी पे आए तो और भी लोग हैं यहाँ पर, तो उन लोग का प्यार में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, यही चीज़ है। तो आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब गाइस मेरे पर टाइम है, हमको कहीं जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
और आप जो आने वाला लेक्चर्स है शायद हम उसको इसमें रिकॉर्ड ना कर पाएँ, कोचिंग वाला लेक्चर्स को डालेंगे तो आप एपिसोड डालेंगे तो आप एपिसोड 5 जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। और ऐसे ही सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो, कहाँ पर दिक्कत हुआ उसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक यू, बाय बाय। थोड़ा अच्छा से इसको कर देना ये, चलिए।